2022 में मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पुरुष भर्ती वाला जो पेपर था उसके लिए मॉडल पेपर दिया हुआ था और सेम इसी पैटर्न पे मेन एग्ज़ाम हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस बार भी मैं लगभग 10 मॉडल पेपर आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम का पेपर आएगा मेन एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो भगवान ने चाहा तो आपका मेन एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है और सही समय पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कॉपियाँ नहीं खरीदी हैं, मतलब मेन एग्ज़ाम को कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको मार्केट में कॉपी अवेलेबल होती है। कैसा एग्ज़ाम का कॉपी आता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं कॉपी को, और उस पे आप डेली प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, हैबिट बनाइए कि कैसे मेन एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में आप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सही समय से मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर तैयार किया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली। पहले आप पुराना जो पेपर है 2022 का मेल स्टाफ नर्स वाला मेन एग्ज़ाम का, वो यहाँ पे देख लीजिए। और इसी पैटर्न पे ही मैंने मॉडल पेपर भी दिया हुआ था। मॉडल पेपर मैंने पहले दिया था और उसके बाद में आपका मेन एग्ज़ाम आया था। इस बार भी मैंने सोचा एटलीस्ट 10 मॉडल पेपर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। थोड़ा टाइम अगर मुझे मिल जाता है तो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। एग्ज़ाम वैसे भी टल चुका है तो आपके पास थोड़ा टाइम भी बढ़ चुका है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में वीडियो देखने के बाद आप उसको सॉल्व करें अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको पॉसिबल हो उसको लिखने की कोशिश करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ आस्था, नर्सिंग ऑफिसर KGM न्यूज़। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पे। यहाँ मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। ये मैंने पूरे दिन मिलकर इस पेपर को बनाया है। करीब 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद ये पेपर बना है। सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। ये वाला पेपर देख लीजिए, आपका मेन एग्ज़ाम का पेपर है और सेम ऐसे ही पेपर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पुरुष और महिला स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2024। बीच में आपका 2024 लिखा होगा। पुराने वाले पेपर में 2017 लिखा था, क्योंकि पुराना पेपर था, सिर्फ एग्ज़ाम 2022 में करवाया गया था। यहाँ पे 3 घंटे आपको लिखे होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 85 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। एक वाले पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे। 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। कॉपियाँ गिन के आएंगी, जितने लाइन का आपको लिखने की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन भी वहाँ पे लिखे लिखाए आएंगे और उतनी ही आपकी जो पेज होंगी वो लिमिटेड पेज होगी। एक क्वेश्चन के लिए जितना पेज होना चाहिए उतनी ही पेज होगी। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया। तो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 5-5 नंबर के, और 125 शब्दों में ही आपको लिखना है। यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद खंड ब जो आएगा उसमें आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 15 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर 15 नंबर के आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स मिलेगा। और पहले वाले सेशन में, मतलब खंड अ में, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खंड ब में 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उसमें से 4 चूज़ करके आपको देना है और उसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपके हो गए 85 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स पाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ आपको सिलेक्शन ही नहीं लेना है, रैंक भी बनानी है, क्योंकि आगे प्रमोशन जो है रैंक पे ही होगा। अगर आप बहुत पीछे रहोगे रैंक में तो आप बुढ़ापे तक एक प्रमोशन पा जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब रिटायरमेंट तक आप एक प्रमोशन पा जाओ तो बड़ी बात होगी। और जितनी रैंक आपकी आगे होगी तो आपके प्रमोशन भी होंगे और लास्ट में रिटायर होते होते कई प्रमोशन पा जाओगे, कई सारे हाईएस्ट पोस्ट पे आप चले जाओगे। तो ये भी मैटर करता है। चलिए, वो तो बात की बात है, पहले तो सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। और इस बार भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खंड अ में 5 क्वेश्चन होंगे और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करने होंगे। कोई भी नहीं छोड़ना है और कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के आना भी नहीं है। जैसा भी आए, जो भी आए, आपको लिखना। बस यहाँ पे ये एग्ज़ामिनर देखेगा कि आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यूज़ हो रहा है। मेन एग्ज़ाम में यही होता है कि आपको ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कि आप सवालों का जवाब कैसे दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। और आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कम्युनिटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, सोशियोलॉजी से उठाए गए हैं, जो सब्जेक्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी के अलावा आपका सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, गायनी,
ऑप्स ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड करके और जो 10 पेपर लगभग मैं डालूँगी उसमें भी हर तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको एक आइडिया हो कि ये सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। वीडियो को लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि कौन सा बुक आपके लिए सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का ये सारा क्वेश्चन है जो मैं 5 क्वेश्चन खंड अ में बताने वाली हूँ। सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। जनसंख्या वृद्धि का स्वास्थ्य दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा? यहाँ पे आपको लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है। बस यहाँ पे आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स को मेंशन करना है कि क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो। छोटी-छोटी हेडिंग डाल के आप छोटे-छोटे बातें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, हमारे साथ के जो मेरे मतलब नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो नर्सिंग कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मिलके और तब जाके ये क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। तो कहीं न कहीं एक्सपर्ट के राय से ये क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, इससे आपका माइंड एक्सप्लोर होगा और नए-नए क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का पेपर कोई भी एग्जैक्ट नहीं बना सकता, एक आइडिया ही दे सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पेपर को इस बेस पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली बार एक पेपर में आपको स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, साइकोलॉजी उठाया गया था, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही उठाया गया है। साइकोलॉजी को भी आप टच करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। साइकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इस एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो वहाँ पे पूछा गया था स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि व्यवहार पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका का संक्षेप में समझाइए। अगर आपको हिंदी में मन करेगा तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में मन करेगा तो इंग्लिश में लिखिएगा। कोशिश करिए कि आप या तो हिंदी में लिखिए या तो इंग्लिश में लिखिए। अगर तब भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आपको सही से हिंदी भी नहीं आ रही है, सही से इंग्लिश भी नहीं आ रही, तो मिक्स लैंग्वेज लिखिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए, व्यवहार पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में समझ लीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन बिहेवियर। कैसे जो हमारे शरीर का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर को मतलब स्टिमुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, मूड चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन आपकी सोशियोलॉजी से भी उठाए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी उठाए गए। तो ये क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी का भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। तो नेतृत्व की विभिन्न शैलियों पर चर्चा करें। ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्टकट में लिखने हैं। डिस्कस द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कई सारे टाइप हैं, स्टाइल हैं, तो उसमें से आपको पूछा जा रहा है कि डिफरेंट स्टाइल कौन कौन से हैं। ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, या फिर और भी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। छोटी छोटी हेडिंग डाल के आप थोड़े थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। 5 नंबर में जितना लिखने लायक है उतना ही आपको लिखना। पीडियाट्रिक से भी क्वेश्चन उठाए गए थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से उठाया गया। सेम पैटर्न से भी हट के क्वेश्चन आएगा। हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही होता है कि हर बार आपको नए तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है। क्वेश्चन है, पूर्व स्कूली बच्चों में खेल के महत्व का वर्णन करें। जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए प्ले का क्या इंपॉर्टेंस है। पीडियाट्रिक का ये क्वेश्चन है, उनके लिए खेलने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। इसको अपने शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है। तो आपको ये सोचना है कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप कैसे इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें बताया कि कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ये सारी चीज़ें बताई है। 5वां क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रश्नोत्तर अवधि के दौरान, मेन एग्ज़ाम में आपने देखा कि गायनो ऑप्स से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मैंने अपने इसमें डाला हुआ है कि प्रसवोत्तर अवधि के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करें। पोस्ट नेटल लेडी है या फिर पोस्ट नेटल वुमेन है, तो उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको डिस्कस करना है। आई थिंक ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें थोड़ा समझने वाली हैं, लेकिन अगर आपने ओबीजी सही से पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे भी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पासिंग नंबर लेके आना है। तो क्वेश्चन तो कंपलसरी आपके लिए करना। अब मैं सेक्शन बी में आ जाती हूँ। सेक्शन बी में आपको 15-15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के। आप 6 क्वेश्चन में से चूज़ कर लीजिए कि 4 कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो आपको बताना है। पिछले वाले पेपर में जो मैंने मेन एग्ज़ाम का पेपर डाला था, उसमें आपको एक डायग्राम बनाने के लिए आया था, किडनी का डायग्राम बनाना था और उसके बारे में यूरिन फॉर्मेशन का पूरा ब्यौरा लिखना था।
यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसका एक आपको डायग्राम बनाना है और साथ में मूत्र के गठन की व्याख्या करें, मूत्राशय की संरचना का संक्षेप में वर्णन करें। आपको डायग्राम बनाना है यूरिनरी सिस्टम का, एक्सप्लेन करना है कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ब्रीफली आपको बताना है ब्लैडर के स्ट्रक्चर में, मतलब ब्लैडर जो है उस क्या लेयर है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आपको सुपरफिशियली बताना है और डिटेल में आपको सारी चीज़ें, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन मिलके बना हुआ है तो ऐसा लिखना है कि 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन इकट्ठे आप लिख रहे हैं। जो भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 5 नंबर के 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, मतलब एक ही टॉपिक जो होगा 3 चीज़ों को इंक्लूड करके बना होगा। यहाँ पे आप मेडिकल सर्जिकल से भी क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आंत्र रुकावट क्या है, इसके कारण लिखें, आंत्र रुकावट के लक्षण और लक्षणों को उल्लेख करें। आप वार्ड में रोगी का इलाज एवं प्रबंधन कैसे करेंगे। अगर आप एक नर्स हो तो अगर किसी को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, साइन एंड सिम्टम भी बताइए। अगर कोई बेबी है, बच्चा है, मेनली तो बच्चों में ही इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा और कैसे, अगर आप एक नर्स हो तो पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे। तो ये सारी चीज़ें, पिछली बार नर्सिंग प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही इसमें नर्सिंग केयर क्या होगा ये आप इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षक को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एडमिनिस्ट्रेशन से उठाया गया। आजकल क्वेश्चन सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन इन सब से भी आ रहे हैं, साइकोलॉजी से भी आ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उससे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो इस बार भी चांसेस हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से क्वेश्चन उठाए जाएँ। पर्यवेक्षक को परिभाषित करिए, जो सुपरविज़न होता है उसको परिभाषित कीजिए। एज ए स्टाफ नर्स व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉमनली इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग देयर ड्यूटी टाइम इन द हॉस्पिटल। पर्यवेक्षक को परिभाषित करिए, सुपरविज़न को परिभाषित करना है और एक स्टाफ नर्स के रूप में अस्पताल में अपने ड्यूटी समय के दौरान आमतौर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। अब मैं बताऊँ, जनसांख्यिकी को परिभाषित करिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डेमोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। डेमोग्राफी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से उठाया गया सवाल है। डेमोग्राफी का डिफाइन करना है सबसे पहले। विच आर द मेथड कलेक्टिंग डेमोग्राफिक डाटा, डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक साइकिल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, फिर कैसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं ये भी बताना है, और जो डेमोग्राफिक साइकिल होता है उसको भी यहाँ पे बनाना है। तो 4 क्वेश्चन आपने देखा कि कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से उठाए गए हैं, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर आपका सोशियोलॉजी से, ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए। 5वां नंबर का देखिए, गायनी ऑप्स से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं मेनली पिछले वाले एग्ज़ाम में, तो इस बार भी मेन आपका जो फोकस रहना चाहिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके सोशियोलॉजी को ज़रूर टच करें क्योंकि सोशियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इनसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और एक चीज़ मैं बता दूं, पिछले वाले एग्ज़ाम में रिसर्च वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे, आपको वो सारी चीज़ों को भी टच करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। आगे जो मैं मॉडल पेपर डालूंगी उसमें कुछ टाइप्स आपको चेंज कर दूंगी क्वेश्चंस के, जिससे आपको मतलब दूसरे क्वेश्चन के तरीक़ों का भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, पिछली बार भी इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। संक्षेप में लिखिए, यानी कि आपको डिटेल में लिखनी है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे तीनों करने हैं, जैसे ये 3 दिया हुआ है तो आपको तीनों करने हैं। तो यहाँ पे ये बताना है, पिछली बार आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर अ है या फिर ए, अपगार क्या होता है। आई थिंक आपने पीडियाट्रिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी डिटेल में बतानी है कि अपगार क्या होता है। यहाँ पे आप अपगार के बारे में बताइएगा, डेफिनेशन लिखिएगा और सारे जो अपगार के पॉइंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करिएगा। और नॉर्मल रेंज क्या होता है, अपीयरेंस का, पल्स का, ग्राइमेस का, एक्टिविटी का या फिर रेस्पिरेशन का, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ बताना है। फिर पूछा है कंजेनाइटल एनॉर्मलीज़ क्या होती हैं, तो आई थिंक आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा, बहुत तरह की कंजेनाइटल एनॉर्मलीज़ होती हैं। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कि टीएनआई क्या होता है। पिछली बार भी एक ऐसे ही पूछा गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बताना है कि टीएनआई क्या है। तो टीएनआई कब स्टार्ट हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है,
क्या फ़ंक्शन है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो आई थिंक मैंने इस पेपर में आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लास्ट में मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग तैयारी किस बुक से करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम पी.आर. यादव पढ़ें या फिर आपके पी.आर. यादव के अलावा टारगेट हाई पढ़ें या फिर कोई और बुक पढ़ें। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये थियरी का एग्ज़ाम है, ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको पी.आर. यादव या फिर क्या कहते हैं, पी.आर. यादव या फिर टारगेट हाई ये सफिशिएंट नहीं होगा। अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो दूसरे एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन आपको भी लगता है कि थियरी के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। अगर आपके कंटेंट ज़्यादा नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, आपको शब्द ही नहीं मिलेंगे कि आप एग्ज़ाम में क्या लिखें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने जीएनएम का एग्ज़ाम दिया है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है या पोस्ट बीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो आपके पास सॉल्व पेपर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के पास बुक नहीं है और दूसरी बात टाइम नहीं है आपके पास कि सारी बुक्स पढ़ें, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल की भी कई सारे राइटर की बुक आती है, ओबीजी की भी कई सारे राइटर की बुक आपने पढ़ी होगी, कम्युनिटी की भी कई सारे राइटर की बुक पढ़ी होगी। तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक जो होगा, पी.आर. यादव या फिर टारगेट हाई तो आपने पढ़ के रखी है, आप इसको सुपरफिशियल रिवीजन करें। इसके अलावा आपके पास जो जीएनएम का सॉल्व पेपर होता है या फिर बीएससी नर्सिंग में अगर सारे सब्जेक्ट का आपने सॉल्व पेपर लिया है, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक जो भी आपके पास सॉल्व पेपर है, उस सॉल्व पेपर को आप पढ़िए। वो दिखने में पतला सॉल्व पेपर होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। तो अगर आपके पास सॉल्व पेपर नहीं है तो कोशिश करिए किसी भी अपने दोस्त से ले लीजिए या फिर आप मार्केट से परचेस करिए। ए टू जेड नर्सिंग के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी सॉल्व पेपर हैं, उसको आप सॉल्व करिए। वहीं से क्वेश्चन आपको पूरे एग्ज़ाम में फंसेंगे। आप एक बार वो सॉल्व पेपर खोल के देखिएगा, उस सॉल्व पेपर में सारे क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। अगर आप पोस्ट बीएससी ने किया है तो पोस्ट बीएससी का एक कंबाइन सॉल्व पेपर आता है। कंबाइन सॉल्व पेपर में पहले सारी चीज़ों की थियरी दी रहती है और लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो वहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम है और आपको भी पता है रिटन एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ के कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ना है पूरा थियरी। आप मेरे से बेटर समझ सकते हो अगर आपने जीएनएम का एग्ज़ाम दिया है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, तो आपको खुद ही पता है कि थियरी का एग्ज़ाम देना है तो थियरी का बुक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सबके पास सारी थियरी की बुक नहीं है, तो सॉल्व पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको उससे पढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मैं अपलोड करूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो वो भी मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।